पंचायत कार्यक्रम से लौटने के बाद सानिया की रात थोड़ी अलग कशमकश में कटी। उसका दिमाग कह रहा था कि उसे इस गांव से जल्द भाग जाना चाहिए, लेकिन उसका दिल बार बार अथर्व की वो हंसी और गांव वालों का वो सादगी भरा अपनापन याद कर रहा था। अगली सुबह जब वह उठी तो उसके पैरों के छाले अभी भी दुख रहे थे। भावना यानी उसकी माँ सुबह सुबह उसके कमरे में आई। उनके हाथ में एक डिब्बा और कुछ सूती कपड़े थे। भावना ने बड़े दुलार से सानिया के सिर पर हाथ फेरा और बोली, बेटी, कल रात पंचायत में ज्यादा घूम ली, इसलिए पैर फिर छिल गए होंगे। लाओ, मैं थोड़ा सेक देती हूँ। सानिया ने खुद को थोड़ा असहज महसूस करते हुए कहा, नहीं माँ, आप रहने दीजिए, मैं खुद कर लूंगी। माँ शब्द सानिया के मुंह से पहली बार इतनी सहजता से निकला था कि भावना की आंखें खुशी से नम हो गईं। उन्होंने बिना कुछ कहे बड़े प्यार से सानिया के पैरों पर सिंकाई की। उस स्पर्श में कोई दिखावा नहीं था, सिर्फ एक माँ की ममता थी। सानिया को महसूस हुआ कि उसने शहर में पैसे और शोहरत सब कुछ देखा था, लेकिन जो सुकून इस साधारण सी झोपड़ी और इस माँ के आंचल में है, वो दुनिया के किसी मॉल या स्पा में नहीं मिल सकता। दोपहर के वक्त जब घर की दूसरी औरतें किसी काम से बाहर गई थीं, तो किचन में सिर्फ भावना और सानिया थीं। भावना चूल्हे पर रोटियां सेक रही थीं। सानिया से रहा नहीं गया और वह मदद के लिए आगे बढ़ी। माँ, लाओ, मैं बेल देती हूँ। भावना ने मुस्कुराते हुए बेलन थमा दिया। सानिया ने जिंदगी में कभी चूल्हे के पास बैठकर रोटियां नहीं बनाई थीं। उसने गोल रोटी बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन पहली रोटी का नक्शा किसी और ही देश के मानचित्र जैसा बन गया। उसे देखकर सानिया झेंप गई और खुद ही हंस पड़ी। तभी अथर्व वहां से गुजर रहा था। उसने रसोई के दरवाजे पर रुककर उस टेढ़ी मेढ़ी रोटी को देखा और हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, लगता है इस रोटी को खाने के बाद पेट से ज्यादा नक्शे की ज्योग्राफी समझनी पड़ेगी। सानिया ने तुरंत अपनी आंखें तरेरी और एक सूखा आटा उठाकर सीधे अथर्व की शर्ट पर दे मारा। ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, मिस्टर फार्मर। पहली बार बना रही हूँ तो ऐसी ही बनेगी। अथर्व अपनी नीली शर्ट पर लगे आटे को देखकर हंस पड़ा और भावना भी दोनों को देखकर मुस्कुरा उठी। उस छोटे से पल में सानिया को एहसास हुआ कि अथर्व के साथ ये नोकझोंक अब उसे बुरी नहीं बल्कि अच्छी लगने लगी थी। शाम के वक्त अथर्व अपनी जीप या ट्रैक्टर के काम से खेत की तरफ जा रहा था। उसने जाते हुए सानिया से कहा, अगर कमरे में बैठे बैठे बोर हो गई हो तो बाहर खेतों की तरफ आ जाओ, हवा अच्छी चल रही है। सानिया ने पहले तो मना करना चाहा, लेकिन फिर खुद को रोक न पाई और थोड़ी देर बाद चादर ओढ़कर खेतों की तरफ निकल पड़ी। सूरज ढल रहा था और आसमान में लाल गुलाबी रंग फैला हुआ था। अथर्व खेतों के बीच एक पेड़ के नीचे बैठा कुछ हिसाब लिख रहा था। सानिया को आते देख उसने पास की एक लकड़ी की चौकी पर बैठने का इशारा किया। काफी देर तक दोनों तरफ खामोशी रही। फिर सानिया ने हिम्मत जुटाकर पूछा, अथर्व, तुम हमेशा इतने शांत कैसे रह लेते हो? जब मैं तुमसे इतनी बदतमीजी से बात करती हूँ तब भी तुम्हें गुस्सा क्यों नहीं आता? अथर्व ने अपनी डायरी बंद की, उसकी तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारी वह नाराजगी मुझ पर नहीं बल्कि उस परिस्थिति पर थी जो तुम्हें यहाँ खींच लाई। गुस्सा करने से रिश्ते नहीं जुड़ते सानिया, समझने से जुड़ते हैं। सानिया ने उसकी आंखों में झांका। वहां कोई अहंकार नहीं था, सिर्फ एक गहरा ठहराव था। उस शाम उस खुले खेत की पगडंडी पर सानिया का दिल पहली बार बिना किसी शर्त के अथर्व के सामने झुकने लगा। अगली रात अचानक मौसम ने करवट ली और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। गांव की कच्ची सड़कों पर पानी भर गया और बिजली गुल हो गई। कमरे में अंधेरा छा गया और सिर्फ खिड़की से बिजली की चमक आ रही थी।
सान्या को बचपन से ही तेज गरजने वाले बादलों और अंधेरे से थोड़ा डर लगता था। वह बिस्तर पर सिकुड़ कर बैठ गई। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और अथर्व हाथ में एक लालटेन और थोड़ा गर्म पानी लेकर अंदर आया। उसने कमरे में लालटेन जलाई, जिससे पूरे कमरे में एक नरम और पीली रोशनी फैल गई। अथर्व ने सान्या के चेहरे का डर भांप लिया और पूछा, डर लग रहा है क्या शहर की परी को? सान्या ने अपनी अकड़ दिखाने की कोशिश की, बिल्कुल नहीं, मैं कोई बच्ची थोड़ी हूं। अथर्व मुस्कुराया और चारपाई के पास बैठकर बोला, डरना कमजोरी नहीं है सान्या। कभी कभी अपनों के पास होना उस डर को भगा देता है। उस बारिश की रात में, उस डिम लाइट के बीच दोनों घंटों बातें करते रहे। अथर्व ने अपने बचपन के किस्से सुनाए, कैसे उसने इस गांव को संभालने की जिम्मेदारी ली थी, और सान्या ने अपने शहर के अकेलेपन के बारे में बताया। उस रात पहली बार उनके बीच का फासला पूरी तरह मिट चुका था। अगले दिन धूप खिली हुई थी। सान्या जब गांव के उस प्राथमिक स्कूल के पास से गुजर रही थी, जिसे अथर्व चलाता था, तो उसने देखा कि कुछ बच्चे बाहर खेल रहे थे। जैसे ही बच्चों की नजर सान्या पर पड़ी, वे दौड़ते हुए उसके पास आए। एक छोटी बच्ची ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अथर्व भैया कह रहे थे कि आप बहुत अच्छी पेंटिंग बनाती हो, क्या हमें एक सुंदर सी तितली बनाकर दोगी? सान्या हैरान रह गई। उसे याद आया कि उसने एक दिन डायरी में कुछ स्केच बनाए थे जो अथर्व ने देख लिए थे। उसने मना करना चाहा, लेकिन बच्चों के मासूम चेहरों को देखकर उसका दिल पिघल गया। उसने स्कूल के बरामदे में बैठकर चौक और ब्लैकबोर्ड पर एक खूबसूरत सी तितली बना दी। बच्चे खुशी से तालियां बजाने लगे और चिल्लाए, वाह, हमारी नई दीदी तो जादूगरनी है। दूर खड़े अथर्व को जब उसने बच्चों के बीच हंसते और खिलखिलाते हुए देखा, तो उसके सीने में एक अजीब सी संतुष्टि भर आई। सान्या को समझ आ गया कि उसे इस गांव में सिर्फ रहना नहीं है, बल्कि इस मिट्टी का एक हिस्सा बन जाना है। एक शाम जब सान्या आंगन में मां भावना के साथ बैठी थी, तो अचानक उसके शहर वाले घर से एक कोरियर आया। जब उसने लिफाफा खोला, तो उसमें वही तलाक के कागज थे जिन पर उसके पिता ने दस्तखत करने के लिए कहा था, और साथ में एक खत था, सान्या, 6 महीने पूरे होने वाले हैं। अपनी जिंदगी के फैसले खुद लो या वापस आ जाओ। सान्या के हाथ कांपने लगे। उसने उन कागजों को देखा और फिर उसकी नजर कमरे से बाहर निकलते हुए अथर्व पर पड़ी। अथर्व ने उन कागजों को देख लिया था। उसकी आंखों में इस बार वो पुरानी खामोश उदासी नहीं, बल्कि एक अजीब सी पक्की उम्मीद थी। उसने बिना कुछ कहे बस अपनी नजरें झुका लीं, मानो कह रहा हो कि फैसला अब पूरी तरह सान्या का है। सान्या का दिल अंदर से बैठ गया। उसे समझ आ गया कि अगर उसने आज इन कागजों पर साइन कर दिए, तो वह दुनिया की सबसे अमीर औरत तो बन जाएगी, लेकिन हमेशा के लिए उस इंसान को खो देगी जिसने उसे सच में जीना सिखाया था। रात का सन्नाटा था। सान्या ने वो तलाक के कागज हाथ में लिए और सीधे अथर्व के कमरे की तरफ बढ़ गई। दरवाजा खुला था। अथर्व खिड़की के पास खड़ा बाहर आसमान को देख रहा था। सान्या ने अंदर आकर वो कागज अथर्व के टेबल पर रख दिए और कांपती हुई आवाज में बोली, तुमने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा कि मैं इन कागजों के साथ क्या करूंगी? अथर्व ने पलटकर उसे देखा और शांत स्वर में कहा, क्योंकि मैं जानता हूं सान्या, कागजों पर क्या लिखा है, इससे ज्यादा जरूरी यह है कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। सान्या और ज्यादा देर खुद को रोक नहीं पाई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और वह सीधे आगे बढ़कर अथर्व की बाहों में समा गई। उसने फफकते हुए कहा, मुझे कोई शहर नहीं चाहिए, कोई दौलत नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए अथर्व।
अथर्व ने अपनी मजबूत बाहों में सान्या को कसकर भींच लिया और उसके माउस पर प्यार से अपना हाथ फेरा। ठीक उसी वक्त बाहर आंगन में खड़ी मां भावना ने जब यह सब देखा तो उनके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई और उन्होंने भगवान का शुक्र अदा किया। शहर से आई वो घमंडी परी अब हमेशा के लिए इस गांव की पक्की मालकिन और अथर्व की सच्ची अर्धांगिनी बन चुकी थी।